नमस्कार छात्रों, मैं हूं नितिन कुमार चारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर संरचना। मानव शरीर संरचना किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इस लेक्चर के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक एक करके इससे जो संबंधित भाग होंगे उन्हें भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को शुरुआत करने के पहले मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और यदि वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की संरचना। मानव ही नहीं बल्कि इस दुनिया में पाए जाने वाले समस्त जीव जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनके शरीर की संरचना किस प्रकार से बनती है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चूंकि हमारे सिलेबस में क्या है, मानव है, तो मानव शरीर संरचना को समझने के लिए आप ये समझें, इस सृष्टि में पाए जाने वाले समस्त जीव जो हैं उन सभी जीवों की शरीर की जो संरचना है वो उसका मूलभूत तत्व या मूलभूत जो इकाई है वो है आपकी कोशिका। यानी कि कोशिका से मिलके ही संपूर्ण जैविक जगत के अंतर्गत जो जीव पाए जा रहे हैं उनके शरीर का निर्माण हुआ है। आप इस तरीके से समझ लें, जैसे एक घर है, उस घर का निर्माण जो है वो छोटी छोटी ईंटों से हुआ है, तो छोटी छोटी ईंट जो हैं वो कोशिका है। जैसे ये मानव है और इधर हम लिख देते हैं घर, तो इस घर का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? इस घर का निर्माण हुआ है छोटी छोटी ईंटों से। तो ये ईंट जो है, जिस प्रकार से घर के निर्माण में ईंट भूमिका निभाती है उसी प्रकार से मानव शरीर के निर्माण में कोशिका भूमिका निभाती है। ठीक है, अब यही कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो एक नई संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं हम? ऊतक। यानी कि ऊतक कोशिकाओं का समूह कहलाता है। अब कैसे ऊतक? तो एक समान कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होते हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होते हैं, वो सभी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तब ऊतक बनता है। ठीक उसी प्रकार से जब एक समान संरचना वाली, आकार वाली और जो उनके अंदर मिलावट है उन सभी ईंटों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? दीवार बन जाती है। क्या बन जाती है? दीवार। तो एक समान ईंटों का समूह दीवार हो गई। घर बना रहे हैं ना अपन, मानव शरीर की संरचना का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो घर के संबंध में कर रहे हैं। तो जैसे हमारा शरीर जो है एक समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना रहा है, वैसे ही एक समान ईंटें मिलकर क्या बना रही हैं? दीवारें बना रही हैं। ठीक है, जब एक समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनती हैं तो ऊतक आगे चल के शरीर के अंदर मौजूद अंग का निर्माण करता है। जैसे आपका दिल एक अंग है, फेफड़े आपके एक अंग हैं, स्किन आपका शरीर का एक अंग है। ठीक है, तो जिस तरीके से कोशिका मिलके ऊतक बननी है वैसे ही ऊतक मिलके क्या बना रहे हैं? अंग बना रहे हैं। और जिस प्रकार से ईंटें मिलकर दीवार बना रही हैं वैसे ही दीवार मिलकर क्या बन जाता है? एक कमरा बन जाता है। एक क्या बन गया? आपका एक कमरा बन गया, रूम बन गया। ठीक है, और फिर जब बहुत सारी अंग एक निश्चित संरचना के रूप से जुड़कर काम करने लगते हैं, एक व्यवस्थित इकाई के रूप में काम करने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं अंग तंत्र। क्या कहते हैं? अंग तंत्र। जिस प्रकार से कोशिका मिलके ऊतक बनती है, ऊतक मिलके अंग बनते हैं और अंग एक इकाई संरचना के रूप में काम करते हैं तो अंग तंत्र बनते हैं, वैसे ही घर का निर्माण जो है वो ईंटों से होता है। ईंटें मिलके दीवार बनाती हैं, दीवार मिलके कमरा बना देते हैं, रूम बना देते हैं, और जब बहुत सारे रूम, हॉल वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो क्या बन जाता है? आपका एक घर का ढांचा बन जाता है। ठीक है, घर का एक ढांचा बन जाता है। घर का ढांचा। घर अभी बना नहीं है क्योंकि इस पे छत डलना बाकी है। ठीक है, अभी केवल घर का ढांचा बना हुआ है। इसमें एक चीज और बाकी रह गई है, मानव शरीर के संरचना में भी और घर के निर्माण में भी। ठीक है, अब जब अंग तंत्र को आपस में जोड़ दिया जाएगा, व्यवस्थित बना दिया जाएगा, तो आपके शरीर का निर्माण हो जाएगा। यानी कि मानव का जो शरीर है वो मुख्य रूप से कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र के आपसी संयोजन का परिणाम होती है। उसी प्रकार से जो घर है वो घर कैसे बन रहा है? जो घर बन रहा है आपका वो कैसे बन रहा है?
जैसे मानव का शरीर जो है वो कैसे बन रहा है और घर कैसे बन रहा है, उस चीज को समझे अपन। तो घर जो है ईंटों के संयोजन से बने हुए दीवार, दीवारों के संयोजन से बने हुए कमरे, कमरे के संयोजन से बना हुआ घर का ढांचा। और जब ये घर का ढांचा है व्यवस्थित क्या हो जाए, इसको आप क्या बनवा दो, रेनोवेट करवा दो, आकर्षक बनवा दो, दीवारों के ऊपर छत डलवा दो, सीढ़ियां बनवा दो, यानी कि ऊपर पूरी एक व्यवस्था तैयार करवा दो, तो फिर वो क्या बन जाएगा, आपका घर बन जाएगा। यानी कि छत डल जाएगी, ठीक है, झूमर लटक जाएंगे, सीढ़ियां बन जाएंगी, अलमारियां बन जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, आपका एक घर। घर यानी कि उसके अंदर अब हम रहने लग जाएंगे, परिवार रहने लग जाएगा, तो फिर वो बन जाएगा घर। अभी तो क्या है, मकान बना है, घर का ढांचा यानी कि मकान बना है, और मकान के अंदर जैसे ही परिवार रहने लग जाता है तो फिर वो घर कहलाता है। तो ऐसे ही आपके शरीर के निर्माण की संरचना को अगर आप देखेंगे तो मानव ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैविक जगत के अंदर जो जीव पाए जा रहे हैं उन जीवों के शरीर का निर्माण ऐसे ही होता है कि कोशिकाएं मूलभूत इकाई होती हैं जो आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग आगे चल के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र आगे चल के शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे घर बनता है ईंटों के संयोजन से, ईंटों के संयोजन से आगे चल के दीवार बनती है, दीवार से कमरे बन जाते हैं, कमरों से घर का एक ढांचा बन जाता है, और जब उसमें परिवार रहने लगता है तो फिर उसको हम कहने लगते हैं घर। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने मानव शरीर की संरचना को देखा, अब हमें पढ़ना भी यही सब है। और इसके पहले जो लेक्चर हमने लिए हैं उन सब लेक्चर के अंतर्गत आपको कोशिका और ऊतक कंप्लीट करा दिया गया है। बाकी का जो अंग तंत्र वाला भाग है वो एक एक करके कंप्लीट होगा। तो ये आपकी मानव की शरीर की जो संरचना है उसके अंदर बहुत सारे आपको ये अंग दिखाई दे रहे होंगे। ये अंग आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। इसमें सबसे पहली मूलभूत इकाई कोशिका होती है। कोशिका के बाद जो मुख्य इकाई है वो ऊतक कहलाती है। ऊतक आगे चल के अंग बनते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र आगे चल के पूरे शरीर का निर्माण कर देती है। यही सारी चीजें हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। ये पूरा टॉपिक आज कवर नहीं होगा, ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंतर्गत आपको समझ में आए कि मानव शरीर की संरचना के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 8 सिस्टम हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, उनको पढ़ना है, और एक कोशिका और ऊतक 2 टॉपिक ये, यानी कि टोटल आपको 10 टॉपिक हैं जो इसके अंतर्गत पढ़ लेने हैं। आपकी मानव शरीर की संरचना वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कोशिका वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वहां से आप कवर कर लेना। हमने लगभग 5 मुख्य भागों में तोड़कर कोशिका को कंप्लीट किया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने कोशिका की सबसे पहला जो भाग था उसमें कोशिका का सामान्य परिचय ये कंप्लीट किया था, सामान्य परिचय। फिर उसके बाद कोशिका का सिद्धांत जो है वो कोशिका सिद्धांत कहलाता है। कोशिका सिद्धांत ये भी कंप्लीट किया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने कोशिका के प्रकारों को समझा। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकारों के बाद अगले नंबर पे हमने पढ़ा कोशिका की संरचना एवं कार्य। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा है 5वें नंबर पे वो है कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका का विभाजन। तो इतने स्तर पे हमने कोशिका को कंप्लीट किया है, जिसके संबंध में कोशिका से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। इससे संबंधित कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और हमसे छूट गया हो, हमने ऐसा प्रयास नहीं किया है। हमने प्रयास किया है कि अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको कवर कर ही लिया जाए। ठीक है, तो लगभग ये 5 लेक्चर में आपको दिए गए हैं, आप ये वहां से पढ़ लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब साथ ही साथ ऊतक जो है, ऊतक भी कंप्लीट किया हमने। जंतु ऊतक मुख्य रूप से हमने जो पढ़े हैं एनिमल टिश्यू जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, और वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिससे आप वहां पे पढ़ लेना। ये लेक्चर केवल इंट्रोडक्शन के तौर पे बनाया जा रहा है जिससे आपको ये पता चले कि मानव शरीर की संरचना के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो इसके पहले कोशिका और ऊतक 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आप इस चीज को वहां से कवर करना। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो होगा आपके पाचन तंत्र से। ठीक है,
पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, पाचन तंत्र के अंतर्गत किन किन का पाचन होता है, कहाँ कहाँ पाचन होता है, पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उन सभी चीजों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंतर्गत आहार नाल होती है और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेती हैं। पाचन की क्रिया मुख से स्टार्ट हो जाती है और एनएस पे खत्म हो जाती है, और इसके अंतर्गत जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारी पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से ये पूरी क्रिया 5 भागों में पूर्ण होती है। सबसे पहले भोजन ग्रहण करना, फिर उसके बाद भोजन के पाचन की क्रिया को करना, फिर पाचन की क्रिया के बाद अवशोषण करना, अवशोषण के बाद जो पदार्थ बना है उसका स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन करना, फिर जो बच गया है हानिकारक पदार्थ या जिसका कोई यूज नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालना यानी कि मल त्याग करना, ठीक है। तो ये पाचन की क्रिया है। पाचन की क्रिया के बाद जो हमारा दूसरा सिस्टम होगा वो है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पढ़ा जाएगा मानव शरीर की संरचना के अंतर्गत, जिसमें मुख्य अंग जो होंगे वो आपका फेफड़ा होगा। इसके अलावा आपका ये ट्रैकिया भी है, ब्रैंकियोल्स भी हैं, एल्वियोलाई भी है, ठीक है। ये सारे जो हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले, इनको भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ श्वसन की क्रिया भी। जब मैं पढ़ाऊंगा श्वसन तब एक चीज प्रश्न के तौर पे आपसे पूछूंगा, तब आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि श्वसन क्या है। आमतौर पर लोगों को ऐसा मानना है कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। ये श्वसन नहीं बल्कि श्वासोच्छ्वास है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रीदिंग। श्वसन क्या हुई फिर, तो श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके माध्यम से जीवों के शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे आपने सांस ली, सांस लेने के बाद आपने ऑक्सीजन ग्रहण की, और अभी अपन ने पाचन पढ़ा था, तो पाचन के बाद आपका ग्लूकोज बनेगा। तो जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज कोशिका के अंदर पहुंच जाएंगी, पहुंचने के बाद जब ये क्रिया करेंगे आपस में, क्रिया करने के बाद ऊर्जा का निर्माण होगा एटीपी के रूप में। तो जो क्रिया हो रही है, जिस क्रिया के द्वारा ये ऊर्जा बन रही है, उस क्रिया को ही कहते हैं श्वसन। और ये श्वसन जो है या ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन, इसका अधिकांश भाग कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं या श्वसन स्थल भी कहते हैं, ठीक है। और ये बन ऊर्जा एटीपी के रूप में रही है, इसलिए एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा अलग से एक लेक्चर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर बनने वाले कुछ हानिकारक पदार्थ हैं, उन पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन की क्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से जो अंग भाग लेते हैं वो हैं आपकी किडनी, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे, डायलिसिस समझेंगे, फिल्टर कैसे हो रहा है, शरीर से बाहर कैसे निकल रहा है, ये सारी क्रिया आपको समझाई जाएगी एक आगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो आपको एक एक करके सारे सिस्टम के मिलते जाएंगे और सारे वीडियोस आप तक पहुंचें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों की हेल्प करनी है। और इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उनको लिंक शेयर कर देनी है, वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो उत्सर्जन की क्रिया के अंतर्गत यदि हम देखें तो मानव शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ बन रहा है वो मुख्य रूप से क्या है, अमोनिया है। और अमोनिया को लीवर क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया को किडनी बाहर निकाल देती है। ये पूरी प्रोसेस उत्सर्जन के अंतर्गत पढ़नी है अपने को। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। कौन सा तंत्र, कंकाल तंत्र, यानी कि आपकी हड्डियों का सिस्टम, ठीक है। खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डी होती हैं, हाथ के अंदर कितनी हड्डी हैं, पैर के अंदर कितनी हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डी जो है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी जाएगी। तो मानव शरीर के अंदर हमने बचपन से पढ़ा होगा 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु वगैरह, उनमें लगभग 305 हड्डियां होती हैं। फिर ये हड्डियां आपस में कैसे कम हो रही हैं, जुड़ के, जैसे ये एक हड्डी ये एक हड्डी, दोनों आपस में हड्डी जुड़ेंगी तो अब ये एक कहला रही है, यानी कि टोटल 4 थी, 4 मिलके 2 बच गई हैं, ठीक है। तो जब हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद वो कम हो जाती हैं। तो कम होने वाली हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, जुड़कर कितनी रह जाती हैं, वयस्क में कितनी होती हैं, बच्चों में कितनी होती हैं, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, ये सारी हड्डियां से संबंधित जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एक अलग से कंकाल तंत्र में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम, हमारे सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, बॉडी ऑर्गन पे कंट्रोल करना, खुद पे कंट्रोल करना, ठीक है, किसी भी तरीके से एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए हमें संकेत देना, मच्छर काट रहा है तो मच्छर काटने पर उसको भगाना या खुजाना, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रही हैं। और नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का, ये मान के चलो जैसे कंप्यूटर का CPU, वैसे ही हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम, कंट्रोलिंग पावर सिस्टम जो होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। इसकी मूलभूत जो इकाई होती है वो कहलाती है नर्व, यानी कि कोशिका। फिर उसके बाद एक और सिस्टम है जो मजेदार सिस्टम है, लेंदी सिस्टम है, इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पढ़ी जाएंगी आपके हार्मोन। हार्मोन्स के अंतर्गत आप पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे तमाम ग्लैंड्स हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी है, पेनक्रियास है, ओवरी है, यूटेरस है, टेस्टिस है। ये सारी की सारी हमारी बॉडी के अंदर जो अंग है, इन अंगों की क्रियाविधि और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स वगैरह, इन सब चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। इस टॉपिक के अंतर्गत आगे आने वाले समय में ये भी कंप्लीट होगा। फिर आपके शरीर में परिसंचरण तंत्र, यानी कि एक दो ऑर्गन को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो फ्लो हो रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही हैं, आवश्यक पदार्थों को लेके जा रही हैं, लेके आ रही हैं। ये वाला जो तंत्र है वो कहलाता है परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों को हम पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसमें है ब्लड। साथ ही साथ आपका दिल, दिल मतलब हार्ट, आपके हार्ट को भी पढ़ा जाएगा। दिल के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कौन सी मसल्स होती हैं, क्या काम करती हैं, दिल क्या काम करता है। जैसे आप बोल देना कि दिल तो बच्चा है जी, दिल तो दीवाना है, दिल तो पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल क्या है, दिल केवल पंपिंग का काम कर रहा है, और इसके अलावा जो इस तरह की बातें जो हम दिल के संबंध में करते हैं वो हमारे दिमाग की उपज है। यानी कि अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये दिमाग की उपज होती है। हमारे सारे विचारों को उत्पन्न करना, विचारों पर कंट्रोल करना, विचारों को नए नए रूप देना, ये सारी चीज जो होती है वो मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। यानी कि हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र वो कार्य करता है। दिल ऐसा कोई भी काम नहीं करता। दिल अर्थात हृदय मुख्य रूप से केवल पंपिंग का काम करता है। बेचारे को पता भी नहीं होगा दिल के बारे में, ऐसी ऐसी बातें मार्केट में होती रहती हैं, ठीक है। दिल टूट गया, बड़े दिल वाले लोग, ये सारी बातें दिल से संबंधित नहीं है, ये केवल विचारों से संबंधित है, जो मस्तिष्क का नियंत्रण भाग है। नेक्स्ट है आपका प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र यानी कि मानव को ही जन्म देने में सक्षम होता है। यानी कि कोई भी जीव होगा जो अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, और ये सक्षम जिस तंत्र के माध्यम से होता है उसको हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। जिसके अंतर्गत मेल के अंदर जो प्रजनन अंग होता है वो है आपका टेस्टिस, और फीमेल के अंदर जो होता है वो है ओवरी। इन दोनों को हम पढ़ेंगे, और जब ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे आपके 8 सिस्टम, इसके पहले हमने सेल और टिश्यू तो पढ़ ही रखा है, ठीक है, और उसके बाद ये एक एक करके 8 सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही 8 सिस्टम कंप्लीट होंगे वैसे ही आपका मानव शरीर संरचना वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद बायोलॉजी में बचेंगे आपके रोग, और रोग कंप्लीट होते से ही आपका पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हमने आपको दिया है। आगे चल के ये सारे लेक्चर आपको कंप्लीट से मिल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको संभवतः बायोलॉजी से संबंधित कोई भी दिक्कत परीक्षा में नहीं आएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपकी बायोलॉजी से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, साथ ही साथ आपके तैयारी में भी बढ़ोतरी होगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी नए किसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।